हेलो, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपना एनसी क्लास 9 भूगोल में चैप्टर 5, जिसका नाम होगा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर था मानसून की वापसी। ठीक है, चलिए आज की क्लास कर लेते हैं। हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में। तो हमारा देश जो भारत है, आप सभी जानते हैं, विश्व में क्या है कि विविधता से भरा हुआ, विविधता में एकता के नाम से तो जाना जाता ही है, लेकिन प्रजातियों में देखें तो 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक आता है, जहाँ लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। और क्या है कि जो ये भारत देश है, वो अपनी इस विविधता के कारण ही एशिया में विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% में आते हैं। इस देश में अर्थात भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में और हम बात कर लेते हैं किंट्रो जैसे कि तो लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि भारत में जीवों की, प्राणियों की, वनस्पतियों की विविधता हमें देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वह वनस्पति जिसमें जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है फसलें कौन उगाता है? मानव उगाता है। फल और बागान, इन सब में हस्तक्षेप होता है मानव का। तो वो वनस्पति जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होता, जो स्वयं ही प्रकृति द्वारा पैदा होती है, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। बात कर लेते हैं वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता किन कारणों से होती है। तो उनके पीछे ये कुछ कारण है। भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य प्रकाश, इनका थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कारण जाने, इनका अफेक्ट देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं भूभाग के बारे में। भूभाग के बारे में बात करें तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति तो नहीं हो सकती है ना। धरातल के जैसा धरातल का स्वभाव है, उसकी वनस्पति पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जिन पर वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ऐसी जगहों पर हम मानव नहीं रह सकते। हालांकि अब तो मानव हर जगह पहुंच रहा है, वन्य प्राणियों के जो आवास है उनको भी नष्ट करने पे लगा हुआ है। बात कर लेते हैं मृदा के बारे में। तो मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे कि मरुस्थल में कैसी रेतीली मिट्टी मिलती है ना, रेतीली मिट्टी मिलती है। तो कहीं पे जलोढ़ मिट्टी हो गई जो बहुत उपजाऊ है, तो कहीं पे काली मिट्टी हो गई। तो ऐसे ही मृदा का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वहीं बात करें तापमान के बारे में, तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। किस पर करती है? नमी पर निर्भर करती है। और हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर देखें तो 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में क्या होता है? गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को बहुत प्रभावित करती है, और उसे उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है ना। हम आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में आपको छोटे छोटे अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, ये मैदानी एरिया। वहीं आप जाएंगे पहाड़ों पे तो आपको कैसे पेड़ देखने को मिलेंगे? ऊंचे ऊंचे इस प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर जाके ठंडी ज़्यादा होती है, तापमान घट जाता है, और बहुत
और आप ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो ये नुकीले पौधे बन जाते हैं जिससे बर्फ़ इन पर नहीं टिकती है। तो प्रकृति भी कितनी बड़ी इंजीनियर है ना अपने आप में, उसने हर चीज़ को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बनाया है कि उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, झेलनी पड़े, है ना। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे सूर्य के प्रकाश के बारे में। तो सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर जब नहीं पहुंचता है तो उस किसी भी स्थान पर जब सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है, सभी को पता है। और जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे कैसे पौधे पनपते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं। और प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जिनको प्रकाश मिलता है, वो अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में भी जल्दी से बढ़ते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो कुछ ऐसी अलग वनस्पतियां होती हैं जो जैसे आपको सुंदरवन में देखने को मिलती हैं। वहाँ पे घने जंगल होते हैं और छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनके बीच में उनको सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाता, लेकिन फिर भी वो उगते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं बात कर लेते हैं वर्षण के बारे में। तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए जाती है। जैसे यहाँ से आप देखें जून में चलती है, इस तरह से ऐसे बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, ऐसे बढ़ती हुई जाती है, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक जाता है, आगे बढ़ते हैं। वहीं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी में, ठीक है, पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी में जाता है, मॉनसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन अर्थात इकट्ठे, बहुत ही करीब करीब यहाँ पे ऐसे वन पाए जाएंगे। वहीं पे जहाँ पे नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ पे विरल तरह के पाए जाते हैं। अर्थात एक पेड़ यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा यहाँ पे, तो इस तरह से विरल पौधे पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, वर्षण का प्रभाव है। वहीं बात कर लेते हैं हमारे भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकारों के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेंगे अपना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं सदाबहार वनों को। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। यह उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, वर्षा पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में पूछ लेगा और एक स्टेटमेंट दे देगा कि उष्ण कटिबंधीय है या उपोष्ण कटिबंध के बारे में बोल देगा, उसमें आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के बारे में बात कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूपीएससी आपको क्वेश्चन देगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बात करें इन वनों में वृक्ष 60 मीटर से या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। आपने लिप्टिस का पेड़ देखा होगा, कितना बड़ा है ना, वो हमारे ही आसपास में आता है। और हम किस भाग में आते हैं, उष्णकटिबंधीय भाग में आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं पेड़ों के प्रकारों के बारे में। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ तथा सिनकोना इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं और उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जहां हम कहते हैं पतझड़ का समय। बात करें जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र तथा पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है। यदि नहीं आए तो आप थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बात करें ऐसे वनों के बारे में, तो ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के
पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट, अर्थात अगर ये पश्चिमी घाट है तो इसके इस साइड नहीं, इसके पूर्वी भाग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं इन वनस्पतियों के पेड़ों के बारे में। सागौन, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रावी, कुसुम, अर्जुन, इस तरीके जो सदस्य हैं, ये पेड़ों के सदस्य हैं। ये वृक्ष कैसे होते हैं? ये वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि 70 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो वो रोंग होगा। 70 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, या 70, बस इतना आप देखेंगे, 70 सेंटीमीटर से कम या 70 वर्षा का, ठीक है, वर्षा का माप। वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। चलिए इनमें पेड़ों की बात कर लेते हैं। काशिया, खजूर, यूफोरबिया। तो अगर आपसे पूछे यूफोरबिया कौन सी वनस्पति में आता है, उष्ण कटिबंधीय में आता है या पर्णपाती वनों में आता है या वर्षा वनों में आता है ना, पर्वतीय वन में आता है, तो आपको याद होना चाहिए कटीले वन झाड़ियों में यूफोरबिया आता है, जो 70 सेंटीमीटर कम वर्षा में होता है। तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं तथा इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। अर्थात यदि यह एक पेड़ है तो इसकी लंबी लंबी जड़ें होंगी जो जल की तलाश में होती हैं। ठीक है, पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है तो पेड़ भी अपने पास क्या करना चाहते हैं, पानी को एकत्रित रखना चाहते हैं। तो जितनी कम छोटी पत्तियां होंगी उतना ज़्यादा कम पानी उन पत्तियों में रहेगा, उतना ही ज़्यादा कम वाष्पीकरण होगा। बात कर लेते हैं शुष्क भाग में झाड़ियाँ और कटीली पादप पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, मरुस्थल राजस्थान का, ठीक है, मरुस्थल वाला क्षेत्र, वहाँ की ये बात हो रही है इस तरह की वनस्पति की। पर्वतीय वनों के बारे में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर देखा जाता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। मैं आपको बता चुकी हूँ मैदानी क्षेत्र में आपको पेड़ ऐसे देखने को मिलेंगे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपको इस तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर तथा प्रोसीजर आदि पाए जाते हैं। वहीं प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के साथ के स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। यहाँ की बात करें, सिल्वर फर, चूनी तथा पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, जैसे जैसे हिंद रेखा के हम निकट पहुँचते हैं, इन वनों के आकार क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूट के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अर्थात यदि आप और ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ भी खत्म होकर आपको अल्पाइन घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मोस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। तो यहाँ भी आप ये याद रखें, लीचन और मोस जो है वो टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में कश्मीरी महामृग देखने को मिलेंगे, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हाइबेक्स, रीछ, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भीड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको मैप देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आप यहाँ पे आप ध्यान दें तो जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है
वहाँ पे भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। वहीं ये वाला जो हल्का कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, ये वाला भाग यहाँ पे आपको पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका यूपी, दिल्ली ये सब एरिया आता है। कई राज्य, अगर आपको राज्य पता है तो बहुत सारे राज्य आते हैं। वहीं येलो कलर देखें, लाइट येलो, तो वो पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं मैंग्रोव वन कुछ कुछ यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सुंदरबन का डेल्टा, तो यहाँ पे आपको मैंग्रोव वन देखने को ही मिल रहे होंगे। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ये लाइट कलर हो गया, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और इस एरिया में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको भारत में वनस्पतियों का भी वितरण देखने को मिल गया होगा कि कौन कौन सी वनस्पति कहाँ पे है, कौन सी वनस्पति का प्रकार किस एरिया में ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस मैप को अगर ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बात करें मैंग्रोव वन के बारे में, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित होते हैं। घनी मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदी है, इनके जो डेल्टा भाग है, यहाँ पे वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है महानदी है, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ हैं, उनके डेल्टा हैं, तो यहाँ पे आपको मैंग्रोव वन ये देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व अंगार के जैसे वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों के ऊपर बात करें तो वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की पुरानी संपत्ति में, प्राचीन संपत्ति में धनी है, जहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यह कुल विश्व का 13% है, ठीक है। जो भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं वो कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों के बारे में बात करें तो स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे जो अन्य जानवर हैं वो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा वन्य प्राणी जो नीचे हैं, अर्थात जो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, पक्षी अभयारण्य है, जहाँ पे जो है जानवरों को, जंतुओं को, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि इनका क्या होता है, इनका ट्रेड भी होता है, व्यापार भी होता है और इनको बेचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में। तो जो शिकार होता है उस शिकार से बचाने के लिए, इनकी प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे भारत में उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है, शेर के बारे में यहाँ बात करते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात के गिर जंगल में। अभी कुछ टाइम पहले क्या था, गिर जंगल, ये चर्चा में भी था कि वहाँ पे शेरों की मौत हो रही है, ठीक है। तो कुछ बीमारी के कारण वहाँ पे डेथ हो रही थी शेरों की। आगे बात करें, बाघ जो है वो मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी यहाँ शिकारी जानवरों में मुख्य है। बात कर लेते हैं आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जो वन्य जीवों के लिए है। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ये सब आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कुछ बातें कर लेते हैं। तो देश में 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी तथा अचंकमार, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है, ठीक है। विश्व के जीव मंडल में 18 जो जीव मंडल ऐसे हैं जिनकी विश्व के जीव मंडल नीचे में गणना की गई है। वहीं बात करें कुछ और बातों की, पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो सन
1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना भी बनाई गई है। संरक्षण के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय बाघ संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य तथा कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये हैं हमारी, ये कुछ संरक्षण के लिए किए गए वो हैं, कह सकते हैं आप, कदम उठाए गए हैं वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण के लिए, जिसके बारे में हमने यहाँ बात की। ठीक है, और हम सभी को क्या है कि अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारितंत्र को महत्व जरूर देना चाहिए। हमें पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना चाहिए। हमें पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना है। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त हो जाए, अर्थात जो पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, मनुष्य जो है वो अपने विकास में जाने की वजह से, अपने विकास में अग्रसर होने के कारण क्या कर रहा है, प्रकृति का विनाश करता जा रहा है। तो वो हमें रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप हमारा क्वेश्चन, आज हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनकोना के जो वृक्ष हैं वो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरी क्लास में मैं ये आपको बता चुकी हूँ, तो आपको ध्यान होगा तो आप आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको डेली क्विज, इस वीडियो की PDF तथा और जितनी भी डिलाइट IAS आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, आपको कंटेंट दे रहा है, उसके सब लिंक आपको टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सर्च करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा हर नई वीडियो का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।